नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौल। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या चुनावी माहौल बदल गया है? क्या चुनावी मुद्दे बदल गए हैं? सवाल बड़े हैं और सवाल अहम भी, क्योंकि माना जा रहा है प्रधानमंत्री के भाषण में राम को आने की बात कहकर एक बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग की गई है। प्रधानमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि राम को भाजपा और आरएसएस लेकर आए हैं। क्या प्रधानमंत्री ने चुनाव को देखकर ये राजनीतिक संदेश दिया है? पिछले चुनाव में बीजेपी का ये नारा था, जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। राम तो आ गए, क्या अब जनता भाजपा को लेकर आएगी? इस पर चर्चा होगी। रिपोर्ट देखिए भाई। राम नाम से बनेगा बीजेपी का काम। राम भक्तों में जोश, 400 प्लस का माहौल। विपक्ष की दूरी बीजेपी का मजबूत हथियार। प्राण प्रतिष्ठा से कितनी बदली सियासी तस्वीर? क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है? क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में राम को आने की बात कहकर एक बड़ा सियासी संदेश दिया गया है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी का यह नारा था कि जो राम को लेकर आएंगे हम उनको लेकर आएंगे। अब राम के आने की बात कहकर मैसेज साफ है। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। इस कार्यक्रम से पहले जिस तरह से देश भर में झंडे बांटे गए और भजन कीर्तन हुआ, इससे ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि सिर्फ बीजेपी ही हिंदुओं की एकमात्र रक्षक है। हिंदू वोटरों की लामबंदी के लिए पीएम ने यह दिखाया कि उनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं। उन्हें 3 दिन व्रत करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि 11 दिन करेंगे। भले ही कहा गया कि मुख्य यजमान अनिल मिश्रा होंगे, लेकिन अयोध्या में सारा पूजा पाठ कर्मकांड पीएम मोदी करते रहे। सारा फोकस उन पर था, बाकी सब गौण। माना जा रहा है कि पीएम मोदी लोगों में हिंदू गर्व भरने में कामयाब रहे हैं। हिंदुओं की एक बड़ी आबादी इस भावना में बहने भी लगी है। माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को इसलिए इस समारोह के केंद्र में रखा कि इससे वो एक साथ 2 मकसद साधना चाहते थे। वो इसके जरिए राजनीतिक संदेश भी देना चाहते थे और इतिहास में अमर भी होना चाहते थे, क्योंकि ये चुनाव भी उन्हें ही केंद्र में रखकर लड़ा जा रहा है। इसलिए बीजेपी सरकार की नहीं, मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है। इसी रणनीति को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए खुद को समारोह के केंद्र में रखा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि विपक्षी दलों की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी कितना राजनीतिक नुकसान करने वाली है। क्या विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाकर एक बड़े वोटर को हाथ से निकाल दिया है? क्योंकि चुनाव में बीजेपी के पास तो राम मंदिर है, मोदी की गारंटी है। विपक्ष के पास इन दोनों मुद्दों की कोई तैयारी नहीं है। ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। प्रशांत उमराव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी का बहुत स्वागत है। कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कीर्ति निधि जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुधा जी का बहुत स्वागत है। और संजीव कौशिक जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। संजीव जी का बहुत स्वागत है। संजीव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूँगा। क्या माना जा रहा है, मुद्दे बदल जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 में, या फिर वही रहेंगे विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो लेके चलती चली आई है, उसे ही आगे वो बढ़ाने का काम करेगी। कल जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने अब ये बातें बेमानी रह गई। पहली बात तो ये कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा राम की मूर्ति का हुआ, ये सब सारी बातें यदि छोड़ भी दिया जाए तो कल उन्होंने जो भाषण दिया, भव्य भारत, विकसित भारत, दिव्य भारत, समर्थ भारत, सक्षम भारत, संपन्न भारत, जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, और मुझे लगता है कि जब रामलला आ ही गए हिंदुस्तान में, तो ये सारी चीजें अब दिखनी चाहिए। अब इससे आगे क्या अभी भी रामलला को राजनीतिक दल के लोग ही लेके चलेंगे, या उसे राम जी को आम लोगों के लिए अब छोड़ देना चाहिए? जो आम लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनके भरोसे अब छोड़िए, अब राम से आगे बढ़िए। जबकि विपक्षी पार्टियां उन्हें उन तमाम उनके जो वादे पहले किए गए थे, 10 साल कम नहीं होता है किसी भी पार्टी को सत्ता में रहने के लिए, तो 10 सालों में जो उन्होंने वादे किए थे वो लगातार सरोकारी मुद्दे पर उनको घेरने का प्रयास करेंगे और लाएंगे उन्हें, उनसे वो सवाल करेंगे। सवाल ये है कि यदि समर्थ भारत हो गया, सक्षम हो गया भारत,
सारी चीजें यदि बेहतर हो गई है तो कई लोगों बार के संजीव आम जी लगता नहीं, कई बार हम किसी बात से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश भी करें तो बाकी विपक्षी दलों के नेताओं के ऐसे बयान सामने आ जाते हैं, फिर मजबूरन वही सारी चीजें फिर से तैयार हो जाती हैं भूमिका में। ये बात तो हम विपक्ष के लिए हमेशा से कहते हैं कि हम लोग बचपन से कहानी सुनते चले आए कि बहरिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना नहीं। आपको जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी की उस धार्मिक पिच पे यदि विपक्षी पार्टियां जाके बेहतर तरीके से नहीं खेल पा रही हैं तो आपको उस पिच पे जाना ही नहीं है। ठीक बात। आप जो सरकारी मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उसी तरह से इंडिया के जितने भी तमाम घटक दल हैं वो सरकारी मुद्दों की बात करें, उस पर खींच के लाए भारतीय जनता पार्टी को, उनसे सवाल जवाब करें, उनसे उन मुद्दों पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, लोगों के जनजीवन पे बात करें। ठीक है संजीव जी, मैं कीर्ति निधि पांडे जी की एक टिप्पणी ले लूं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी की भी एक टिप्पणी महत्वपूर्ण बन जाएगी। कीर्ति निधि पांडे जी, भाजपा के पास राम भी हैं और मोदी की गारंटी, आप लोगों के पास क्या मुद्दे कुछ बदलेंगे अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद? देखिए सुनील जी, राम आस्था के विषय है और सबके लिए है, जो हिंदू है इस देश में या इस देश के बाहर दुनिया में कहीं भी, और सबके लिए राम आस्था का विषय कल भी थे, आज भी है और कल भी रहे जी। लेकिन विपक्ष के पास जो मुद्दे कल थे वो आज है और आने वाले चुनाव में भी वो मुद्दे रहेंगे। वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो, ये मुद्दे इन्हीं मुद्दों के बल पे हम चुनाव में जीतेंगे। और सवाल है सुनील जी, जो राम भक्त उनको भी सस्ता सिलेंडर चाहिए इस देश के अंदर, जो राम भक्त है उनको भी सस्ता पेट्रोल चाहिए, जो राम भक्त किसान है उसकी आय दुगनी नहीं हुई तो मोदी की गारंटी कैसे चले? जब 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार नहीं मिला तो उस राम भक्त नौजवानों को मोदी की गारंटी कैसे पाएगी? इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव में जाएंगे और इन्हीं मुद्दों के सहारे लड़ेंगे, क्योंकि संविधान को बचाना, लोकतंत्र पे धर्मतंत्र को हावी नहीं होने देना, लोकतंत्र को लोकतंत्र के तरह जीवंत बनाए रखना है। और इसीलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ भारत के, उसी दिन पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में बाकायदा समाजवादी पार्टी के लोग गांव-गांव जाकर के संविधान की पूजा करेंगे और संविधान के सारे लोकतंत्र बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक, यानी पोल खोल अभियान चलाएंगे सीधे शब्दों में कहा जाए? नहीं, पोल खोल नहीं, मुद्दों पे लोगों को जागरूक करेंगे और किस तरीके से लोकतंत्र में धर्मतंत्र का सहारा लिया जा रहा है, इस बात से लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक बात। डॉक्टर सुधा जी, आपका भी कुछ ऐसा ही कोई कार्यक्रम 26 जनवरी को आपके सहयोगी जो करने जा रहे हैं? हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें कांग्रेस साथ होगी नहीं होगी, क्योंकि 24 के चुनाव के लिए जाएंगे ना सुधा जी। नहीं, ये तो नहीं सुनील जी, कहने की जरूरत है क्या? गठबंधन बन चुका है, आप लोग जानते हैं हम गठबंधन में हैं, तो जो भी कार्य होंगे वो एक साथ ही होंगे, तो इस तरह प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो आपने नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा सुधा जी, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के लोग, उन्होंने कहा गठबंधन के लोग जाएंगे, ऐसा नहीं कहा, इसलिए मैंने पूछ लिया। भाई नाराज मत होइए जी। नहीं, नाराज नहीं हो रही हूँ, दिक्कत इस बात की है ना कि इस देश में चीजें 3 शब्द हैं, भेड़, भीड़ और भाड़, चलती इसी से हैं देश के लोग, है ना? आप समझ गए होंगे कि जब वो 3 शब्द है ना, भेड़, भीड़ और भाड़, तो अब इसको अगर आप लोग भी इसी को आगे ले जाएंगे तो हम लोग कहाँ कहेंगे, किससे कहेंगे? दिक्कत इस बात की है, जब आप बात करने की शुरुआत में नकारात्मक या सकारात्मक एक चीज तय कर देते हैं, जब कोई चीज बतानी हो और एक तय किया जाए कि ऐसे ही है, तो आप क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर अकॉर्डिंगली आप सुनना चाहते हैं। दिक्कत इस देश की ये हो गई है क्योंकि सब अकॉर्डिंगली बात करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली सुनना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वही हाँ में उत्तर आए, ना में उत्तर ना आए। इस देश की मानसिकता हो गई है, बनाई गई है। इस मानसिकता को तोड़ने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो समझदार नहीं है, सचेत। आप जानते हैं ना, बचपन में मेरी माँ बहुत बात सुनाया करती थी कि अगर व्यक्ति सो रहा हो तो हम जगा सकते हैं, लेकिन जानबूझ के सो रहा हो तो जगा नहीं सकते उसको आप। देश में उस जगाने की जो मुहिम है वो आप लोगों के सहयोग के बिना उठने वाली नहीं है। आप जब प्रश्न बनाएंगे कि इतना हो गया, अब क्या होगा, तब प्रश्न साथ में चलेंगे सुनील जी। और ये आप लोगों को भी जरूरत है, इस देश की जरूरत है कि हम इस देश में जो जानबूझ के आड़ लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 500 वर्ष पहले कैसे हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ढाया गया, जो चीजें हुई सबको मालूम है, लेकिन उसको एक
सुला के एक डाल के नशा धर्म का, मैं बचपन से अयोध्या में रही हूँ, मैं पूर्णतः धार्मिक हूँ, मैं अपने धर्म का आचरण रखती हूँ, लेकिन लोगों को और कुछ सोचने नहीं दिया जा रहा है। दिक्कत इस बात की है, जगाना पड़ेगा सुनील जी, आपका उत्तरदायित्व भी है, जितना आपका उतना मेरा है। तो ये उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए भीड़ और भाड़ को सही करना पड़ेगा जी। और हम जितने भी गठबंधन के लोग हैं इस स्थिति को जानते हैं, बहुत दुष्कर है, लेकिन असंभव नहीं है, किया जाएगा और चीजें बहुत बेहतर होंगी। लोग बाकी भाजपा कह रही है कि लोग जागरूक हो गए हैं, आप कह रही हैं कि जगाना पड़ेगा। अब ये बड़ी समस्या है। मैं जवाब ले लेता हूं, प्रशांत भाई से जवाब ले लेता हूं। प्रशांत जी की पार्टी के लोग कहते हैं कि अब जनता जाग चुकी है, आप लोग अभी भी बता रहे हैं सो रही है, वो अलग बात है। प्रशांत भाई, अब देखिए, 3 शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है, भैया कोई भाड़ भीड़ पता नहीं क्या वो बता रहे हैं, और कीर्ति निधि जी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें हमारे मुद्दे वही रहेंगे, राम भक्त को सस्ता सिलेंडर चाहिए, ठीक, महंगाई से छुटकारा चाहिए, वो सारी चीजें। इस पर बात होगी या फिर राम मंदिर को लेकर ही चलोगे भैया आगे? देखिए सुनील जी, यही तो देखिए विपक्ष की नकारात्मक राजनीति है। जब जनता ने उनको वोट देना बंद कर दिया तो उन्होंने जनता को ही कह दिया, उनके ऊपर टैग लगा दिया कि सोए हुए हैं। जब तक जनता उनको वोट दे रही थी तो जनता बहुत अच्छी थी, जनता ने उनको वोट देना बंद कर दिया तो जनता मतलब सुप्त अवस्था में चली गई। इसी तरह की नकारात्मक राजनीति की वजह से विपक्ष का यार, हम लोग इस तरह की नकारात्मक राजनीति नहीं करते। जनता वही पहले भी थी, जनता वही 2014 के बाद आज भी है, और जनता को पता है कि किसको वोट देना है, कौन उनके मुद्दों की बात करता है, कौन उनके डेवलपमेंट की बात करता है। और रही बात राम की बात, तो राम की तो हमारे आदर्श से मर्यादा पुरुषोत्तम हो, राम की बात हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहे, उसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को पीड़ा हो रही थी, जिन लोगों ने किस तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन का अपमान किया, वो सब लोगों ने देखा है। तो अब उनके मुंह से ना बोलते बनना, निगलते बनना, यहाँ व्यक्तिगत किसी की बात नहीं हो रही कि आप धार्मिक है, आप नहीं है। बात यहाँ पार्टी की बात हो रही है। सभी लोग यहाँ पार्टी को, अपने पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी ने आपकी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बिल्कुल एक लेटर निकाल करके उसपे किया कि भाई हम लोग उसका निमंत्रण स्वीकार करते, ये भी जनता ने देखा है। कांग्रेस कह रही है आपने धार्मिक नशा सुंघा दिया है सबको। देखिए, वो जो लोग कह रहे हैं वही लोग स्वयं धर्म का जो है फोरेट पे लिए घूम रहे हैं कि भाई हम भी धार्मिक हैं। धर्म के नशा हम क्या सुनाएंगे भाई? आप लोग जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, आप बताएंगे कौन धार्मिक है कौन नहीं? कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग कम क्या करिए आप लोग। आप बताएंगे कौन धार्मिक है कौन नहीं? आप हमारे घरों में आते हैं क्या? व्यक्तिगत रूप से हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं? आप लोग होते कौन है धर्म की बात करने वाले? और धर्म आपके अकॉर्डिंग चलता है आप कहने वाले। अगर आपको सच में धर्म के बारे में पता है, बताइए हमारे कितने उपनिषद हैं, सनातन धर्म में कितने वेद हैं, कितने चीजों में कितनी स्त्रियां थी जो वेद को जानती थी। नाम बता दीजिए, मैं बदल दूंगी, मैं मान जाऊंगी मैं शास्त्र को जानती हूँ और मैं धार्मिक नहीं हूँ। प्रशांत भाई, इसी मंच पे मैं आपको सीधे पूछती हूँ कि अपने धर्म के बारे में 4 व्यक्तिगत बात नहीं हो रही, कृपया मैं आपको नहीं 4 महत्वपूर्ण बातें धर्म के बारे में बताइए। यही समस्या है, धर्म के बारे में 4 महत्वपूर्ण बातें बताइए। मैं मान जाऊंगी कि बस भाजपा के लोग धार्मिक है, मैं धार्मिक नहीं हूँ। नहीं, आपने सीधे बोला है कि धर्म वो लोग धार्मिक बातें करने लगे हैं। पार्टी से बड़े नहीं ना, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी मैं की बात कर रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने जिस धर्म की ठेकेदारी बताई कि आप लोग धार्मिक है हम लोग नहीं है, धर्म के बारे में कुछ बताइए। धर्म के बारे में पहला शब्द बताइए, धर्म क्या है? धर्म क्या है बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर नहीं कर पाएंगे आप लोग, नहीं हो पाएगा। झूठी ठेकेदारी बंद करिए, झूठी ठेकेदारी बंद करिए। सच्चाई अगर पूछा जाए तो किसी को धर्म के बारे में एक बताइए। गीता में एक श्लोक है, गीता में एक श्लोक है, नहीं बता पाएंगे। सुनिए, नहीं कर पाएंगे प्रशांत भाई, नहीं हो पाएगा। ठीक है सुधा जी, ठीक है सुधा जी, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है प्रशांत भाई, 1 मिनट रुक जाइए, मैं संजीव कौशिक जी के पास जाऊंगा। एक लाइन में बोलना चाहूंगी, प्लीज मुझे वक्त दीजिए। बोलिए जल्दी बोलिए। विपक्ष को ये बताना कि धार्मिक नहीं है लोग, होते कौन है? धर्म के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता है, दूसरे को सवाल खड़े करते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई, आपने भी तो बता दिया ना कि इन लोगों ने नशा सुंघा दिया है। ठीक है, नशा मैंने नहीं कहा, ये आपने शब्द पकड़ा है, मैंने ये नशा नहीं कहा था, ये आपने शब्द बताया। आपने कहा धार्मिक नशा सुंघा दिया, ठीक नहीं, नशा नहीं कहा मैंने कहा। संजीव कौशिक जी, कैसी बात करते हैं? संजीव कौशिक जी, मंच पे सीधे कांग्रेस इस बात को कह रही है, हालांकि नशे की बात नहीं। सुधा जी, आपने धार्मिक नशे की बात कही, कैसी बात कर रही हैं आप? मैं धार्मिक नशा नहीं बोला, मैंने कहा लोग सो रहे हैं। आपने नशा शब्द बोला है, आप बोलिए कि आपने बोला। मैं आपको क्लिप भेज दूंगा, ठीक, रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल, ठीक। संजीव भाई, जिस धर्म को लेकर मैंने पहले ही चिंता सी जाहिर की, पहला सवाल मेरा आपसे ये था। दूसरा सवाल जो मैंने बीच में पूछा कि भाजपा चाहे भी
मुद्दों पर बात करना, लेकिन विपक्ष के लोग तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं कि मजबूरी में फिर आना पड़ता है। वो लो बताओ, कोई कह रहा है हत्यारी पार्टी है, कोई कह रहा है इन्होंने विरोध किया धर्म का, कोई कुछ कह रहा है। तो ये सारी चीजें तो जनता के बीच में जाएंगी ना संजीव जी। देखिए सुनील जी, अजीब सामाजिक प्रपंच का काल चल रहा है। धार्मिक लोग बैठ करके टीवी चैनलों पर आपको राजनीतिक बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और राजनीतिक लोग बैठ करके धर्म की परिभाषा सुनाते हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल विपरीत दिशा में जाते हुए दिख रहा है। मूल बात यह है कि राजनेता का काम और राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों का काम क्या है, वो सरोकारी मुद्दों पर बात करना उनका काम है। ठीक है, हम धार्मिक हैं, हमें राम भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले रोटी चाहिए। तो जिस रोटी की बात होनी चाहिए सर्वप्रथम, वो रोटी की बात। संजीव भाई, एक टिप्पणी आ गई है इसमें, तेज प्रताप यादव कुछ कहे हैं, वो बता देते हैं जनता को। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर एक बार फिर से बयान दिया। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि राम नहीं चुनाव आ रहे हैं, राम नहीं आए हैं अयोध्या में, देश में चुनाव आ रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। संजीव जी अब कंप्लीट करें अपनी बात, ये भी जुड़ गया इसमें। हाँ नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि ये कई लोगों ने और खास करके विपक्षी पार्टियों की चिंता यही थी कि यदि ये एक धार्मिक समारोह होता तो निश्चित तौर पे सारी विपक्षी पार्टियों उसमें हम शामिल होते। बाद में जिन लोगों को भी इसमें निमंत्रण दिया गया, उन लोगों ने 22 तारीख के इस आयोजन का बहिष्कार किया, न कि राम का बहिष्कार किया, न ही अयोध्या का बहिष्कार किया और न ही किसी दर्शन वाले कार्यक्रम का। सिर्फ विपक्षी पार्टियों को जिस बात की चिंता है, जो कल सीधा दिखाई दे रहा था कि वो कौन लोग थे जो राम के लिए इतना तत्पर थे। उन लोगों ने अपनी जिंदगी खपा दी। वो प्रथम पंक्ति के जो राम को चाहने वाले लोग थे, मंदिर को बनाने वाले लोग थे, कहीं आपको दिखा क्या उसमें? एकमात्र एक छत्र प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के छवि को किस तरह से भव्य और अलौकिक बनाने का प्रयास किया गया, और वो साफ दिखाई दे रहा था। जो जिन लोगों को खोजने के लिए आंखें तरस रही थी, कहाँ थे लाल कृष्ण आडवाणी, कहाँ थे गृह मंत्री, कहाँ थे मुरली मनोहर जोशी, वो तमाम लोग जो रथ यात्रा लेकर के निकलने वाले सड़कों पे लोग थे, जिन लोगों ने लाठियां खाई, वो कहाँ थे वो सारे लोग? तो सारे लोगों को एक टिप्पणी में कीर्तिनिधि पांडे जी की लेकर फिर इसका जवाब प्रशांत जी से लूंगा। कीर्तिनिधि पांडे जी, आप लोग तो बता ही रहे हैं कि जा रहे हैं जनता के बीच में भी 26 जनवरी को संविधान की पूजा करने के लिए। बिल्कुल सुनील जी, 26 जनवरी को गांव-गांव समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे और बाकायदा संविधान की पूजा करके लोकतंत्र बचाने के लिए लोगों को जागरूक करें। उसमें राम मंदिर का कहीं कोई एजेंडा है भैया कीर्तिनिधि जी? देखिए एक बात स्पष्ट हो गया है कि राम मंदिर में दर्शन करने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सपरिवार जाएंगे। जिस दिन राम का बुलावा होगा उस दिन जाएंगे। दूसरी बात, जो बात सुनील जी कर रहे थे, राम तो आ गए, लेकिन राम की मर्यादा भी तो प्रधानमंत्री जी कुछ ग्रहण कर लेते। सुनील जी आपको याद होगा कि रामेश्वरम में जब भगवान राम को शिव की स्थापना करना था तो उसका पंडित रावण था, और रावण को पता था बिना पत्नी के कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तो सीता जी को हरण के बाद भी लेके आए जी, लेकिन कल वही हुआ। तब राम की मर्यादा को नहीं मानना था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। मेरे राम आए हैं लेकिन मर्यादा नहीं मानेंगे। जो राम जिन आदर्शों पे चले, जिन पद चिन्हों पे चले, जिस मर्यादा की उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं स्वीकार कर रही है। लोग मर्यादा की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई प्रशांत जी, जवाब दीजिए। करेगा जिसने अपने पिता को मंच पे धकिया दिया होगा, अखिलेशुद्दीन खान ने, उसके लोग मर्यादा की बात करें, बड़े हास्यास्पद लगता है। जिसने जीते जी अपने पिता की पार्टी पर कब्जा कर लिया हो, जिसने राम भक्तों पर गोली चलाया हो, ऐसे मौलाना पार्टी के लोग राम मर्यादा की बात करते हैं, शर्म आती है। जो लोग लगातार राम मंदिर का विरोध करते हैं, जवाब आने दीजिए कीर्ति पांडे जी, खड़ा करते रहे। जवाब आने दीजिए। अब आपने सवाल उठाया, जवाब आने दीजिए। राम मंदिर के विरोध में खड़ा किया हो, राम मंदिर का विरोध करने वाले राज्यसभा सदस्य बनाया हो, उनके शर्मों से हमें मर्यादा की जिस अखिलेशुद्दीन ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उनके मुलायम सिंह यादव ने, वो हमें क्या मर्यादा सिखाएंगे? जो लोग अपने मंत्री आवास में बैठ करके नमाज अदा करते थे, टोपी पहनकर चिल्लाई करते थे, इन बातों पर बहस बहुत ज्यादा हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी हो गई है भैया। पांडे जी, इन सारी चीजों पर बहुत पहले बहस हो चुकी है और लंबे अरसे से होती चली आ रही है। मैं तो ये चाह रहा था प्रशांत भाई, कैसे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के इन सियासी बाणों से बच पाएगी चुनाव में, क्योंकि ये लोग आपकी न गारंटी की बात बता रहे हैं कि गारंटी पे वो कह रहे हैं पोल खोलो अभियान चलाएंगे, खासतौर पर वही है जो जगाने का काम कांग्रेस भी कर रही है। कैसे, क्या मोदी की गारंटी 24 में काम आएगी या फिर मंदिर वाला ही विषय रहेगा? अभी ये सब लोग ये सब दावों की
साथ गए तो थे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगभग 60 सीटों में चुनाव लड़ी है। कितना परसेंट वोट मिला? 0.46%। नोटा सभी छोटा, नोटा को 0.98% मिला मुद्दा। ये सारे मुद्दे तो लेके गए थे, तीनों राज्यों में गए, मध्य प्रदेश में लड़े, छत्तीसगढ़ में लड़े, राजस्थान में लड़े। क्या परिणाम आया? अभी कौन सा तीर मार लेंगे? तो ये तो जो कहते करते हैं, हमें इससे सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं। हम तो जनता हमें वोट देती है, हम जनता के पास जाते हैं। अभी 3 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक फिर हमारे कार्यकर्ता गाँव सारे गाँव में 6 लाख गाँव में जाएंगे। हम लोग तो लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं कांक्षाओं के लिए काम कर रहे हैं। और इस समय देश में चूंकि राममय माहौल बना हुआ है, पूरा भगवामय माहौल है, इन लोगों की बिल्कुल हालत खराब हो गई है। इनको न कुछ कह पा रहे हैं, न स्वीकार कर पा रहे हैं। देखिए, लगातार इस तरह की उटपटांग बातें कर रहे हैं। राम मंदिर ने इन लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। राम अखिलेश यादव स्वयं कहते हैं कि राम जब बुलाएंगे तब जाएंगे। राम जी ने उनको नहीं बुलाया। गारंटी होगी नहीं होगी, हाँ या ना? उसमें राम मंदिर को लगातार अपमान करने का काम कर रहे हैं। प्रशांत भाई, गारंटी होगी उसमें नहीं होगी? मोदी जी की गारंटी होगी? मोदी जी की तो गारंटी 10 साल से चल रही है। अगले 24 के चुनाव में मोदी जी की गारंटी चलने वाली, उसमें कहाँ कोई संदेह है? नहीं, गारंटी जब आ जाती है तो फिर वो चीज़ें थोड़ी प्रमाणिक हो जाती हैं। बोले हम गारंटी दे के जाते हैं, ये मोदी की गारंटी है। 3 राज्यों में कहा तो वहाँ चीज़ें बदल गई, इसलिए पूछ रहे हैं कि 24 में क्या मंच से ये बात होगी या नहीं, या फिर वही जो आपने कहा कि देश राममय है, भगवामय है, ये सारी चीज़ें होंगी। हालांकि राम सबका कल्याण करें, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर जो अभी से जीत की बात कर रही हैं वो जीतें, सबको जीत के लिए राम भगवान प्रभु श्री राम आशीर्वाद दें। बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों ने समय निकाला इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। विशेष कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।